मैं तो धंसना चाहूँ भीतर, मुझको खींचे बाहर कौन। रीते रीते मन के झरने, फिर भर देता मन गागर कौन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं साहित्य की। मैं हूँ रजनी सेन। कई बार जब ज़िंदगी में हम अकेले पड़ते हैं, दुनिया हमारे कदम पीछे खींचने की कोशिश करती है, तब हमें ज़रूरत होती है एक प्रेरणा की। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कई बार वो प्रेरणा हमें नज़र नहीं आती। लेकिन साहित्य और किताबें हमें उस प्रेरणा से जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें छिपा है जीवन का वो अनुभव जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो साहित्यिकी में यही प्रेरणा और यही अनुभव हम लेकर आते हैं आपके लिए। आज भी ऐसी ही प्रेरणा से भरी कहानियां हैं आपके लिए साहित्यिकी में। जीवन यात्रा में आज हम मिलेंगे साहित्यकार माधव कौशिक जी से। पुस्तक चर्चा में आएगी किताब बंदा सिंह बहादुर। साथ ही किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे केंद्रीय सचिवालय के पुस्तकालय में। तो शुभारंभ करते हैं इस हफ्ते साहित्यिकी की यात्रा का। साहित्य की दुनिया, धीरज की दुनिया, सृजन की दुनिया। कबीर जी ने कहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। और आज साहित्यिकी में एक ऐसा ही साहित्यकार आपसे मिलने आ रहा है, जिनका जीवन धीरज, लगन, मेहनत की मिसाल है। आपको मिलवा रहे हैं आज साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और साहित्यकार श्री माधव कौशिक जी से, जिन्होंने गज़लों के माध्यम से बड़ी सुंदर अभिव्यक्तियां आपके सामने रखी हैं। साथ ही एक साथ अपनी कलम से युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए सुंदर साहित्य रचा है। तो आइए मिलते हैं साहित्यकार माधव कौशिक जी से। चलो उजाला ढूंढे काली रातों में, सागर हो या तपता मरुथल, प्यास बुझाए पानी, मन का दर्द दबाए मन में, है जीवन सैलानी, नहीं सांत्वना मिलती इन हालातों में, आओ उजाला ढूंढे काली रातों में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका साहित्यिकी में। साहित्यिकी में जीवन यात्रा में जिस साहित्यकार से आज आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं, उनकी कलम ने यूँ तो आम आदमी के जीवन संघर्ष को, उसके सुख दुख को बड़ी सुंदरता के साथ अभिव्यक्त किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक साथ बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ऐसी रचनाएं रची हैं जिनका सरोकार इस समाज से है। उनकी रचनाओं ने समाज में बदलते मानकों पर गहरी चोट की है और साथ ही हिंदी गज़ल को नए मायने भी दिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है माधव कौशिक जी आपका इस कार्यक्रम में, साहित्यिकी में। आपका भी आभार बहुत बहुत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपके बचपन की बात करते हैं। एक अध्यापक के आप पुत्र रहे, आपके पिता एक अध्यापक रहे, तो क्या ये एक सहजता थी कि किताबें आसपास आपने देखी, लेकिन क्या कोई एक ख़ास प्रसंग है जब आपको लगा कि मैं साहित्य से जुड़ जाऊं या साहित्य मुझसे जुड़ गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा रजनी। कोई भी साहित्यकार है, मैं नहीं, कोई भी साहित्यकार है, मेरा ये मानना है कि वो अपने परिवेश और परिवार की उपज होता है। तो मेरे परिवार में जब आंखें खुली तो वाकई किताबें थी, पत्र पत्रिकाएं थी। मेरे पिताश्री उर्दू और पर्शियन के बड़े विद्वान थे, अध्यापक थे, लेकिन पढ़ते लिखते बहुत थे। और हमारे घर में भी उस समय के पंजाब हरियाणा के जितने रचनाकार थे वो आते रहते थे। तो मैं बड़े बचपन से ही पाठक रहा घर में, जब पढ़ते पढ़ते, और ये बिल्कुल एक सहजता से स्वीकार करने वाली बात है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि मैं पाठक से लेखक कब बन गया। ये एक इतनी सहजता से रूपांतरित हुआ जीवन कि आगे चल के फिर ऐसा लगा कि संभवतः मैं कोई और काम करने लायक हूँ या नहीं हूँ साहित्य के। तो ये तो साहित्य के लिए एक बड़ी भलाई वाली बात हो गई कि आपके पिता ने आपको प्रेरित किया, किताबों ने आपको प्रेरित किया। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग है कि आपकी जब पहली रचना या कविता प्रकाशित हुई तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया कि वो आपने लिखी है या नहीं। हाँ, सच है ये बिल्कुल बिल्कुल सच है। उस समय मैं 10वीं के बाद जब प्रेप में हुआ तो कॉलेज की पत्रिका के लिए आमंत्रित की रचनाएं, तो मुझे अब भी याद है, एक बड़े हिंदी के विद्वान
डॉक्टर बैजनाथ सिंघल, अब तो दिवंगत हो गए, वो उसकी संपादक थे। तो मेरी रचना पढ़ के उन्होंने मुझे बुलाया, कहता मुझे ये संदेह है कि तुम्हारी रचना नहीं हो सकती, इसमें तो बिल्कुल छंद है, और इतना कसा हुआ छंद कम से कम प्रेप के बच्चे को नहीं आता। फिर मैंने जब अपने पिताश्री का आलाप बताया तो वो थोड़े से ठीक उन्हें लगा कि वाकई जिस परिवार से आया उसमें छंद भी है और कविता भी है। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना है। फिर भी उन्हें कहना पड़ा कि भाई इस पर लिख के दे दो, ये मेरी मौलिक रचना है, कहीं ऐसा ना हो कल को कोई कह दे कि ये उनकी मौलिक रचना नहीं। तो ये प्रसंग बहुत अच्छा। और बाद में जब भी सिंघल साहब मेरे टीचर भी रहे जी। और एक तरह से उन्होंने, एक मेरा सौभाग्य एक और रहा रजनी, कि जो मेरा पैशन था वही मुझे प्रोफेशन मिला। जी। मैं सारी उम्र साहित्यिक संस्थाओं में ही रहा, राजभाषा अधिकारी रहा, उसके बाद मैं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का सचिव रहा, रिटायरमेंट के बाद वाइस चेयरमैन, चेयरमैन अब भी हूँ, और इसी तरह केंद्रीय साहित्य अकादमी में भी पिछले 2 दशकों से पहले सदस्य रहा, फिर हिंदी परामर्श मंडल का संयोजक, फिर उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष। तो मेरा सारा जीवन एक तरह से एक ही माहौल में, और मैं अपने को सौभाग्यवान मानता हूँ इसलिए कि आम जो लेखक है उसको अपनी भाषा की परिधि के अतिरिक्त ज़्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाता। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं भारत की 24 भाषाओं के बड़े लेखकों के सानिध्य और संपर्क में हरदम रहा। जी। तो मुझे भारत की वो जो 24 लिटरेरी ट्रेडिशंस है, साहित्यिक परंपराएं हैं, उनको जानने का, समझने का बड़ा अवसर मिला। बिल्कुल, बड़ी बारीकी से आपने उन साहित्यिक विधाओं को समझा है और उन पर काम भी किया है। लेकिन वो जो एक विधा जो आपको पाठकों के बहुत बहुत पास ले गई, जिनके दिल में आपको उतार दिया, गज़ल, वो गज़ल क्या कभी आपने सोचा था कि आप इतने अच्छे गज़ल रचनाकार के रूप में जाने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल, जब मैं पढ़ता था उसी समय मेरे पिताश्री, जैसे मैंने बताया, उर्दू के बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने मुझे उर्दू का वो जो छंद शास्त्र है, गज़ल का उरूज है, उसकी बेसिक जानकारी दे दी थी। तो मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन एक उन्होंने एक बात मुझे ज़रूर कही थी, और मैं ये ख़ास तौर पे रेखांकित करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, बेशक मैंने आपको छंद शास्त्र सिखा दिया, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि तुम अपनी रचनाएं उर्दू की बजाय हिंदी में करिए। जी। और मैंने कोशिश की कि मैं एक अलग तरह से, हालांकि गज़ल हिंदी में दुष्यंत के बाद की पीढ़ी के हम लोग हैं, दुष्यंत ने ही हमें सबसे ज़्यादा प्रेरित भी किया और उनका मार्गदर्शन भी एक तरह से मेरी पीढ़ी को मिला। लेकिन गज़ल के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो, आप 2 मिसरों में, 2 पंक्तियों में अपनी बात कहते हैं तो वो सामान्य जन तक आराम से पहुंच जाती है। और दूसरी बात यह है कि वो लोगों को याद भी रहती है। जी। जो मुक्त छंद, हालांकि मैंने मुक्त छंद में भी लिखा है, कविता संग्रह भी हैं, गीत संग्रह भी हैं, और मेरे खंड काव्य हैं वो मुक्त में हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आम आदमी तक गज़ल की संप्रेषणता अधिक है, वो अधिक जाती है। और मेरे सबसे अधिक संग्रह गज़ल संग्रह ही हैं, वो जो 15-16 संग्रह हैं, उन्होंने मुझे आम आदमी के साथ और आम पाठक के साथ ज़्यादा जोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुदरत का हर घात समझ से बाहर है, सागर पर बरसात समझ से बाहर है। तो जब आप गज़ल लिख रहे होते हैं तो विषय क्या दिमाग में चल रहा होता है कि इस विषय पर मुझे चोट करनी, या स्वतः स्फूर्त होते हैं वो शब्द? एक सवाल तो ये है, और दूसरी आपसे गुजारिश है कि कोई गज़ल ज़रूर सुनाए हमारे दर्शकों को। रजनी जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वो मेरी नहीं, वो लगभग हर साहित्यकार के साथ होता है। साहित्यकार के लिए जब हम कहानी लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, तब तो आपके मन में पूर्व पीठिका होती है, उसकी तैयारी भी होती है, ये भी पता होता है कि मैंने कहानी यहाँ से कहाँ तक लेके जानी है, उपन्यास कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, इसी तरह आलोचना में मैंने क्या लिखना है। लेकिन कविता एक ऐसी है, उसमें ज़्यादा पूर्व नियोजित चीज़ें नहीं चलती, वो स्वतः स्फूर्त भी होती हैं। और जैसे गालिब का एक मिसरा है कि आते हैं किसी गैब से मजामीन, हमें भी पता नहीं होता कि ये किस में जाएगी जी। तो एक कविता के साथ ये है। लेकिन जैसे आपने गज़ल का प्रश्न किया,
जब बहुत सारी हर विधा का एक अपना इडियम है, उसका अपना एक स्वर भी है, जी। उसका अपना एक संस्कार भी है। अब मैं जब गज़ल लिखता हूँ तो उसकी भाषा नवगीत की भाषा से अलग है, बिल्कुल। क्योंकि नवगीत में बिंब प्रधानता हैगी। जी। उसी तरह जब मैं खंड काव्य लिखता हूँ या मुक्त छंद लिखता हूँ तो उसमें विचार प्रवाह अधिक है, जी। लेकिन गज़ल में संवेदना और विचार दोनों एक साथ चलते। ये उसका सबसे बड़ा एक देखा जाए तो उस विधा की ये सबसे बड़ी शक्ति है। जी। जी। और उस गज़ल के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि गज़ल कहते हैं इशारों की विधा है। वो बात बड़ी आसानी से, बात किसी और की होगी लेकिन उसका अर्थ कोई और भी निकलेगा। जी। तो गज़ल में ये जो छूट है हमें, और ये जो उसकी सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है, उसने गज़ल को अधिक लोकप्रिय भी बनाया इन सब वर्षों में। ख़ास तौर पे समाज जब सबसे ज़्यादा विशृंखल होता है, समाज सबसे ज़्यादा विघटन के कगार पे होता है, सामाजिक विसंगतियाँ विद्रूपताएँ जब चरम पे होती है, जी। 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 तब आप गज़ल में जो अपनी बात कहेंगे वो अधिक दूर तक जाएगी। तो इस मामले में आपने ठीक कहा कि ये इस विधा की शक्ति है जो उसको लोकप्रिय भी बनाती है और एक तरह से उसकी संप्रसारणता को भी अधिक बढ़ावा देती। तो कोई ऐसी गज़ल हमारे दर्शकों के लिए? एक गज़ल जो, वैसे तो बहुत सारी, पर एक गज़ल जो मैं ख़ास तौर पे आज सुनाना चाहूँगा, वो एक तरह से मेरे मन की इच्छा भी है और एक तरह से प्रकृति और ईश्वर से प्रार्थना भी है जी। कि दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत वाह दे। वाह, दिल में हरदम चुभने वाला बहुत सुंदर। कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। और इसका शेर देखिए कि हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसका एक शेर विशेष तौर पे देखिए कि आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज़ पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। बहुत ही आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज़ पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। और एक शेर मुझे और याद आया इसका कि दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। बहुत सुंदर। दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। उठ जवानी सोई क्यों है लिख कहानी, प्यास से व्याकुल है जीवन बहा दे बंजर में पानी। हमारे वीर शहीदों ने आज़ादी की अलख जगाने में तन मन धन लुटा दिया, लेकिन इन शहीदों में कुछ साधक ऐसे भी रहे जो बैरागी थे, बावजूद उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर तलवार उठाई, बंदूक उठाई और देश को आज़ादी दिलाने में तन मन धन से योगदान दिया। एक ऐसे ही आज़ादी के शहीद थे, तपस्वी थे, बाबा बंदा सिंह बहादुर। आज पुस्तक चर्चा में उन्हीं पर लिखी गई एक पुस्तक आपके सामने आ रही है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिसे लिखा है एस चीना ने। आपको ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, बता रहे हैं साहित्यकार और लेखक महेश दर्पण जी। बंदा सिंह बहादुर सिख इतिहास का वह नायक
जिस पर आधारित है एस छीना की यह पुस्तक, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई है। कौन है बंदा सिंह बहादुर, जिसे सिख इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण जगह मिली? दरअसल 1670 से 1716 तक भारत में सिख इतिहास में बंदा सिंह बहादुर ने ऐसा काम कर दिखाया जो आज तक किसी और ने न किया। इसीलिए यह 3 मंजिला नाम बंदा सिंह बहादुर सिख इतिहास में बार बार दोहराया जाता है। इसकी खासियत यह थी कि इसने बेघर और अभावग्रस्त लोगों में आज़ादी से जीने की चिंगारी फूंकी, बताया कि हमारे अधिकार क्या हैं और सत्ता से हम कैसे उन्हें हासिल कर सकते हैं। यह बंदा सिंह बहादुर तो बाद में बना, सबसे पहले यह था लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास का जन्म 16 अक्टूबर 1670 में किसान राजपूत रघुदेव के घर राजौरी में हुआ था। एक किसान के घर में पैदा होने के साथ साथ बालपन में ही उन्हें शिकार सिखाया गया। एक गर्भिणी हिरनी का शिकार करने के बाद जब उन्होंने बच्चे सहित उस हिरनी को मरते हुए देखा तो उनके मन में बैराग पैदा हो गया। अब लक्ष्मण दास एक बैरागी हो गए। गुरु के साथ यात्राएं करते करते नासिक पहुँचे और इन्हें नया नाम मिला माधोदास। अब माधोदास गुरु की संगत में आध्यात्मिक शिक्षा अर्जित करने लगे। एस छीना ने यह पुस्तक कुछ इस अंदाज में लिखी है जैसे वह बंदा सिंह बहादुर के जीवन को अपनी आँखों से देख रहे थे। यह एक जीवन का आँखों देखा हाल ही है। सच पूछें तो माधोदास की ज़िंदगी में परिवर्तन आता है गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात के बाद। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें इस तरह प्रभावित किया कि वह उनके बंदा ही बन गए, और जब बंदा बने तो उन्हें नया नाम मिला बंदा बहादुर, और जब सिंह की तरह उन्होंने काम किए तो बंदा बहादुर सिंह एक नई शख्सियत का उदय हुआ। अमृत छका, सिख शिक्षा पाई और उसके बाद गुरु की आज्ञा से पंच प्यारों को लेकर बंदा बहादुर सिंह पंजाब की तरफ निकल गया। उसके मन में सिखों के लिए काम करने की इच्छा थी। उसे सिखों के लिए गुरु ने हुक्मनामा दिया था, और इस हुक्मनामे का मतलब यह था कि सभी भारतीय सिख अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बंदा सिंह बहादुर का साथ दें। डाकुओं से उस समय आम जन की रक्षा करना व्यवस्था का कोई मतलब ही न था। ऐसे में बंदा बहादुर सिंह ने आम लोगों को डाकुओं से रक्षा दिलाकर उनके मन में अपने लिए जगह पैदा की। उन्होंने ख़राब हाकिमों से बदला लिया और जनता को उसका हक दिलाया। हालत ये हो गई कि धीरे धीरे इस बंदा सिंह बहादुर और उसके साथियों ने सरहिंद के नवाब को नाकों चने चबवा दिए। यह पुस्तक बताती है कि उनकी सेना में 3 तरह के लोग हुआ करते थे। एक वो थे जिनमें धार्मिक जज्बा था, एक वो थे जो वैतनिक सैनिक थे जिन्हें हर माह वेतन मिलता था, और एक वो थे जो सेना के लिए लूट का काम करते थे, लूट कर सेना को समृद्ध करते थे। जगह जगह जीत हासिल करते हुए, कब्ज़ा जमाते हुए बंदा बहादुर सिंह की विजय यात्रा आगे बढ़ती रही। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि अन्यायियों ने जिस तरह से आम जनता को दुखी किया था, उनसे भी साथ साथ बदला लिया। बड़े ज़मींदार जिस तरह छोटे किसानों का शोषण करते थे, उन्हें नए रास्ते पर ला कर के जमींदारी प्रथा को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया। मुखालिसपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और राजधानी बनाने के बाद अपने नाम की मुद्रा और मोहर जाहिर की। उस मुद्रा और मोहर में फ़ारसी में अंकित है। 1709 और 1710 के बीच
बंदा सिंह बहादुर ने अपनी विजय यात्रा का ऐसा इतिहास बनाया जो भारतीय इतिहास में हर किसी को चौंका देता है। उनके लड़ने के तरीके में गुरिल्ला लड़ाइयों के हैरान कर देने वाले तरीके शामिल थे और दिल्ली के बादशाह तक उनसे थर्राते थे। बहादुर शाह के हुक्म के बावजूद कई भारतीय राजाओं ने उन्हें अपने चंगुल में लेने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे यह कहानी यहाँ जाकर ख़त्म हुई जहाँ बंदा सिंह बहादुर को 1716 में 9 जून को शहीद कर दिया गया, क्योंकि सिखों ने लड़ाइयाँ तो बहुत जीती, लेकिन जिस लड़ाई में उन्हें हारना पड़ा वो बंदा सिंह बहादुर की शहादत थी जो दिल्ली में की गई। ये इतिहास आँखों में आंसू भरने वाला इतिहास है, जिसे हिंदी कहानीकार सुभाष ने बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी में प्रस्तुत किया है। आज युवाओं को ही नहीं, हर पाठक वर्ग को ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए कि हम भुला दिए गए उस इतिहास से परिचित हों जो हमें आज़ादी की पहली पहचान से परिचित कराता है। कोई बन जाएगी हमसफ़र, कोई आशा के दीप जलाएगी, एक एक किताब तुम्हें 100-100 कहानियाँ सुनाएगी। जीवन में किताबों से जुड़कर हम बहुत कुछ पा सकते हैं। दुनिया में इतने सारे विषय हैं जानने के लिए, समझने के लिए, और हमारे पास वक्त कम है। कहने को तकनीक का जीवन है, इंटरनेट से हम जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके कई विषयों की हमें गलत और आधी अधूरी जानकारी मिलती है। तो अगर आप किसी विषय पर सार्थक और पूरी जानकारी चाहते हैं तो किसी ना किसी पुस्तकालय के सदस्य ज़रूर बनिए, तभी तो किताबों की दुनिया हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो किताबों की दुनिया में आज आपको लिए चलते हैं केंद्रीय सचिवालय के पुस्तकालय। क्यों खास ये पुस्तकालय, जानेंगे इस पुस्तकालय के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार से। सेंट्रल सेक्रेटरी लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया आफ्टर द नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। एंड एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी, सेंट्रल सेक्रेटरी लाइब्रेरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए बनाया गया था। 1 अप्रैल 1948 में इसका नामकरण किया गया और इसका नाम सेंट्रल सेक्रेटरी लाइब्रेरी रखा गया। जहाँ कलेक्शन की बात करें तो इसके कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 8.5 lakhs हैं एंड दे ऑल आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट 4 sections like area study section where we are sitting right now, and the Indian official document division where the documents has been categorically received from the government of India, any publications। 1984 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, एक मेमोरेंडम इशू किया गया था कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। उसमें कहा गया था कैटेगरिकली कि जो भी पुस्तकालय में किताब छपती है गवर्नमेंट संस्थान में, वो एक कॉपी इस संस्थान में आएगी। इतना ही नहीं, हमारे संस्थान में एक फॉरेन ऑफिशियल डिवीज़न है, इसको हम FOD कहते हैं, जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सारी की सारी किताबें यहाँ पर समाहित हैं, और रेयर बुक भी हैं जो कि बखूबी रिसर्चर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और सीरियल सेक्शन है जहाँ की जिसमें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर हैं, नवभारत टाइम्स के न्यूज़पेपर हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। इट्स वेरी ओल्ड। इट इज़ बीइंग अवेलेबल इन द माइक्रोफिल्म ऑल्सो विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द रिसर्चर थ्रू द माइक्रोफिल्म रीडर्स इन द कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट ऑल्सो। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रेयर डॉक्यूमेंट्स विद रेयर डॉक्यूमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, सम ऑफ देम द इंडिया इन 18
1958 by the Arthur Miller. No, everybody knows about the author. It's a very renowned book and it's available in our library. Gazette of India जो भारत का है, आपको मैं बताऊं, हमारे पुस्तकालय में 1922 से लेकर 2015 तक की है, जिसमें से 2001 तक हमने डिजिटाइज कर लिया, 100% डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है, जो कि ई गजेट NIC के पास हमने दिया है, वहाँ से एनीबडी कैन अपलोड, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस आर द लाइब्रेरी वी होल्ड इन द लाइब्रेरी इन द शास्त्री भवन मेन ब्रांचेस, और हमारे पास 2 ब्रांचेस और भी हैं. हमने ये देखा कि RK पुरम की जो ब्रांचेस है उसमें अगर हम टेक्स्ट बुक्स लाएं और किताब को वहाँ रखा जाए, ताकि जो आसपास के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उस बच्चों को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, तो उसको हमने लगभग 2003 या 4 में हमने इसकी स्थापना करी थी. लगभग 30,000 किताबें वहाँ पे हैं, जो कि बच्चे फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बहुत तया यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ और मेंबरशिप की बात ना करूँ तो ये काम हमारा अधूरा रह जाएगा. तो मैं आपको बताना उचित समझूंगा कि मेंबर्स जो हैं हमारे यहाँ पे, mainly the government employees of the central government, they can take the members to the library without any charges, but they can take the books. Around 5 किताबें उनको हम इशू करते हैं. Any government employees who is retired government employees, they can also register themselves as a member and उस 500 रुपये जमा करके उनको हम 3 किताबें इशू करते हैं. हमने देखा कि भाई जब गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में लोग यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल इन्वाइटीज, स्पेशल जो रिसर्च एंड स्कॉलर्स हैं, उनकी भी डिमांड आनी शुरू हुई. हमने इस पर गहन अध्ययन किया, सोचा, डिसीजन लिया, हमने फिर उनको मेंबरशिप देना शुरू किया. Simply they can produce their ID proof and accordingly they can get the members to the library by depositing only simple amount 500 rupees per month, or they can borrow the books also, but they have to deposit 500 another 500 rupees. And we are also giving the casual membership. इसके अलावा हमारे लाइब्रेरी में, जैसे कि आपको आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में आजकल लोग कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, जगह जगह छोटी छोटी प्राइवेट लाइब्रेरीज खुली हुई. उसी के तर्ज पे हमारे पास लाइब्रेरी की डिमांड आई बच्चों की कि हम आपके लाइब्रेरी में किताबें तो इशू नहीं कराना, लेकिन बैठ के आपकी जगह को यूटिलाइज करनी है. उनकी जो जिज्ञासा थी, जो उनकी रिक्वेस्ट थी, उसको कंसिडर किया गया. कंसिडर करने के तत्पश्चात हमने उनको मेंबरशिप देना शुरू किया. 100 रुपीज़ हम लेते हैं पर मंथ के लिए, और मैक्सिमम 600 के लिए एट ए टाइम दे सकते हैं. और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस भी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको भी मेंबरशिप हम देते हैं 1500 रुपये पे. इतना ही नहीं, हम तो देश की बात कर रहे हैं, हमने अलग कंट्री वियतनाम के साथ एक कल्चरल रिलेशन बनाने के लिए एक वियतनाम कॉर्नर भी स्थापित किया गया है, जो कि 2017 में इसका स्थापना किया गया था. बखूबी ढेर सारी किताबें हैं. उसके पीछे था इंडो वियतनाम कल्चरल रिलेशन को कैसे हम बढ़ाएं. अब हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज हमारे लाइब्रेरी की वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, वी आर गिविंग टू रेफरल सर्विसेज टू द मेंबर. अब हम आउटरीच प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करते हैं, बुक एग्जीबिशन एटसेट्रा. फ्यूचर प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लाइब्रेरी, बिकॉज विदाउट फ्यूचर प्लान यू कैन नॉट थिंक अबाउट हाउ द लाइब्रेरी विल ग्रोन अप. We are planning to implement the all artificial intelligence tool and techniques which will help us to researcher to retrieve the information as per their requirement. Not only that, हम चाहते हैं कि हम मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज यूज़ करें, ताकि जो रिसोर्सेज हम जा नहीं पा रहा उनके पास, हम वहाँ तक पहुँचे, उनके समाज तक पहुँचे, सोसाइटी तक पहुँचे, और उनको बताएं कि हमारे पास क्या है. शब्दों के अनंत शिखर पर रोज़ रोज़ थोड़ा चढ़िए, इनमें छिपा है सार जीवन का, चेहरा नहीं किताबें पढ़िए. कहते हैं कि जैसे कसरत हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती हैं, किताबें भी हमारे जहन के अंधेरों को दूर कर उन्हें ऊर्जावान बनाती हैं, उन्हें नए विचारों से भर देती हैं. और यही काम है साहित्यिकी का, जहाँ उत्कृष्ट साहित्य के माध्यम से, साहित्यकारों की जीवन यात्रा के माध्यम से और अच्छी पुस्तकों के माध्यम से हम आपकी मेधा में नया उजाला भरते हैं. और उजाला भरने की ये कोशिश, आपको साहित्य से जोड़ने की ये कोशिश यूं ही चलती रहेगी. अगले हफ्ते फिर आएंगे साहित्यिकी में, साहित्य की दुनिया के अनमोल मोती लेकर आपके लिए. फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति. नमस्कार. आप देख रहे हैं डीडी भारती.